हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 8th क्लास का जो सेकंड लेसन है, सूक्ष्म जीव कैसे ये हमारे मित्र हैं और कैसे हमारे ये शत्रु हैं। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखो कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। वे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, बिना किसी यंत्र के जिन्हें हम नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है। ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब एक अकेला जो ये जो कवक होते हैं जो ब्रेड के ऊपर उगते हैं, इन्हें केवल आवर्धक लेंस से देखा जा सकता है। बाकी और अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। बाकी अन्य किसी यंत्र या नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है सूक्ष्म जीवों को? 4 वर्गों में। ये डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों के अंदर बांटा जाता है? 4 वर्गों के अंदर। कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। 4 वर्गों के अंदर सूक्ष्म जीवों को बांटा जाता है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। विषाणु मतलब वायरस, ये क्या होते हैं, किस प्रकार हमारे शत्रु और किस प्रकार हमारे मित्र हैं। तो देखिए, जो विषाणु वे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। मतलब जो विषाणु होते हैं ये भी सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी का मतलब क्या है दोस्तों? परपोषी का मतलब वो जीव है जो अपने शरीर के ऊपर किसी अन्य जीव को आश्रय दे। जैसे कि मानव शरीर के ऊपर जू होगी, पेड़ों के ऊपर कोई अन्य पर जीव हो गया। तो मतलब कि परजीवी वे होते हैं जो अपने शरीर के ऊपर किसी अन्य जीव को आश्रय दें। ठीक है। तो ये केवल क्या करते हैं? विषाणु केवल परजीवी पर ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दोस्तों जुकाम और इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी किसके द्वारा होती है? विषाणुओं के द्वारा। पोलियो एवं खसरा भी विषाणुओं द्वारा होता है। ये डायरेक्ट याद रखने आपने। जुकाम और इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होते हैं? विषाणु के द्वारा। अधिकतर जो खांसी होती है वो भी विषाणु के द्वारा। पोलियो और खसरा की जो बीमारी वो भी किसके द्वारा होती है? वायरस या विषाणु के द्वारा। आगे देखिए, अतिसार एवं मलेरिया मतलब कि जो दस्त होते हैं, दस्त एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मतलब क्या है? ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि दस्त या अतिसार किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा। टाइफाइड और जो एक्स मतलब कि जो फेफड़े का रोग है वो किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोषी हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोषी। सूक्ष्म जीव मतलब कि एक कोषी भी हो सकते हैं और बहुकोषी भी। मतलब एक कोशिका वाले भी और बहु कोशिका, जिसकी ज़्यादा कोशिका वे भी हो सकते हैं। एक कोशिका वाले हैं जीवाणु हैं जैसे शैवाल और प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिका वाले हैं शैवाल एवं कवक। एक कोशिका वाले कौन से हैं? शैवाल और प्रोटोजोआ। और बहुकोशिका वाले कौन से हैं? शैवाल और कवक। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से। मतलब कि सूक्ष्म जीव कुछ तो अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में पाए जाते हैं। ये पूछ सकता है कि जो कवक और जीवाणु हो समूह के अंदर पाए जाते हैं। कवक और जीवाणु समूह के अंदर पाए जाते हैं, अमीबा स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। आगे देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र किस तरह है। तो हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव शत्रु होते हैं। शत्रु किस प्रकार होते हैं? और अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव मित्र कैसे हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। मतलब जो सूक्ष्म जीव हों तरह तरह के कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। दही, ब्रेड और केक बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। मतलब पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही जो सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग शराब बनाने के लिए या अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब जीवाणुओं का उपयोग क्या किया जाता है? औषधि उत्पादन और मृदा जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर उर्वरता की वृद्धि के लिए किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।
आगे देखिए, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। देखिए, जैसे कि दही के अंदर एक जो जीवाणु होता है उसका क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस। मतलब कि जो क्या करता है, जो दूध को दही के अंदर परिवर्तित कर देता है। ये परिवर्तित कैसे करता है, वह दूध में जनन कर, मतलब कि दूध के अंदर जनन करता है जिससे दूध क्या होता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये पूछ ले कि दही के अंदर अम्ल कौन सा होता है, तो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। और जीवाणु कौन सा होता है जिसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायता करते हैं। मतलब कि जो जीवाणु होते हैं वो अचार एवं अनेक पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में, मतलब उनको बनाने में सहायता करते हैं। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे को बढ़ा देते हैं। मतलब क्या होता है कि जो ईस्ट होते हैं वे जनन करके श्वसन के दौरान, मतलब ईस्ट क्या करते हैं, तीव्रता से मतलब तेजी से जनन करते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार वे जनन करते हैं। और जनन करके श्वसन के दौरान, मतलब जब वे सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं तो उससे क्या होगा कि गैस के जो बुलबुले होंगे वे खमीर के मैदे का आयतन, मतलब कि जो मैदा होगा उसका आयतन वे बढ़ा देंगे। आगे देखिए, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा के ईस्ट द्वारा अल्कोहल, शराब का उत्पादन। मतलब क्या कह रही है कि जब हमें बड़े स्तर पर, मतलब कि बड़े लेवल पर अल्कोहल और शराब या एसिटिक एसिड का उत्पादन करना हो तो उसके अंदर क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर मतलब कि काफ़ी बड़े स्तर पर अगर हमें अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन करते हैं। मतलब कि अल्कोहल और एसिटिक एसिड का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है जो क्या करते हैं, गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जो गेहूँ, चावल और फलों के अंदर जो रस के अंदर जो शर्करा होती है प्राकृतिक रूप से उसके द्वारा अल्कोहल का उत्पादन करते हैं। किण्वन क्या होता है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। मतलब क्या होता है कि चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। मतलब कि चीनी का शराब बनाना या चीनी का किसके अंदर परिवर्तित हो जाना, अल्कोहल के अंदर परिवर्तित हो जाना, क्या कहलाता है, किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 के अंदर की थी। मतलब कि लुईस पास्चर ने किण्वन की जो खोज की थी वो कब की थी, 1857 में की थी। जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। तो अब देखिए, एंटीबायोटिक और प्रतिजैविक क्या होते हैं। ये जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि एंटीबायोटिक दे दी, मतलब कि एंटीबायोटिक और प्रतिजैविक वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मतलब जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं ना उनको नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं और जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। मतलब जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं उन्हें तो नष्ट कर देते हैं और जो नए पैदा होने वाले हैं उनकी वृद्धि को ये रोक देते हैं। तो इस प्रकार की जो औषधि होगी उसको क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और इंथ्रेप्सिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। मतलब कि ये 3 हैं जो सामान्य रूप से उपयोग होने वाली एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक अथवा कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मतलब ये प्रश्न आता है दोस्तों कई बार कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचारण रोकना होता है।
मतलब क्या होता है, जो पशुओं का जो चारा होता है उसके अंदर भी कुकुट आहार में भी, पशुओं का आहार एवं कुकुट आहार में भी क्या मिलाए जाते हैं, प्रतिजैविक। मतलब प्रतिजैविक क्या, एंटीबायोटिक उसके अंदर मिलाए जाते हैं। इसका क्या, एंटीबायोटिक आहार में मिलाने का क्या कारण होता है, ताकि पशुओं के अंदर प्रति जो सूक्ष्म जीव उनका संचारण रोका जा सके। इनका उपयोग पौधों में रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। एंटीबायोटिक का प्रयोग पौधों के अंदर रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। आगे देखिए, वैक्सीन मतलब कि टीका। जब जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। मतलब क्या है, जब कोई भी जो सूक्ष्म जीव है, जो रोग पैदा करने वाला है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो जो हमारा शरीर है उससे लड़ने के लिए क्या करता है, प्रतिरक्षी पैदा करता है। एड्स, अक्षय चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। मतलब जो एड्स है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि एड्स, अक्षय और चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है, तो टीके की सहायता से रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने टीके के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी, 1798 में की थी। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी का ये फ़ायदा होता है कि बिल्कुल गहराई से मतलब चीज़ें आपको पता चलती हैं, कब की, कैसे की, किसने की और क्यों ज़रूरत पड़ी। आगे देखिए, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मतलब क्या होता है, ये इसका सिंपल सा मतलब क्या है दोस्तों, कि जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर उर्वरक क्षमता, मतलब उसकी फसल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना मिट्टी की उर्वरता है। देखिए अब एक बार, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। मतलब क्या है कि कुछ जो नीले हरे शैवाल हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आगे आएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इस प्रकार मृदा के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो देखिए दोस्तों, हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। मतलब जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होंगे उन्हें क्या कहेंगे, हानिकारक अथवा रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करते हैं। मतलब जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को क्या करते हैं, संदूषित। संचरणीय रोग क्या होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए या एक जीव से दूसरे जीव के अंदर फैल जाए, वो क्या होते हैं, संचरणीय रोग होते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। मतलब कि वे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जल, वायु, भोजन तथा कायिक संपर्क से फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संचरणीय रोग। मतलब कि जो रोग एक से दूसरे के अंदर फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संचरणीय रोग। इसके एग्जाम्पल हैं एजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और एक्से रोग। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि संचरणीय रोग के एग्जाम्पल कौन से, एजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं अक्षय मतलब कि फेफड़ों से संबंधित रोग। रोगवाहक। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। रोगवाहक का मतलब क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रोगवाहक। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे हैं जो रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका बड़ा उदाहरण है। मादा एनोफिलीज मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मतलब कि जो क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर प्लेज्मोडियम जो मादा एनोफिलीज मच्छर है वो क्या है, प्लेज्मोडियम मलेरिया का वाहक है। मतलब मादा एनोफिलीज के कारण क्या होता है, मलेरिया फैलता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू का रोगवाहक है। मतलब कि जो एनोफिलीज मच्छर है, मादा एनोफिलीज, उसके कारण क्या होता है, मलेरिया, और जो मादा एडिस मच्छर है उसके कारण क्या होता है, डेंगू। अब ये देखिए, मानव रोग और इनके मतलब रोग
कारक और संचरण का तरीका। जो एक्स रोग होते हैं मतलब टीबी, ये किसके कारण होते हैं? जीवाणुओं के कारण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि एक्स रोग जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, कैसे होता है? एक्स रोग किससे होता है? जीवाणु से। और इसका संचरण का तरीका क्या है? वायरस, वायु। और आगे देखिए, खसरा किससे होता है? वायरस से, और इसका संचरण का तरीका वायु। चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से, और इसका संचरण का तरीका है वायु या सीधे संपर्क। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और इसका संचरण का तरीका है वायु और जल। ये जात जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा फैलता है? जल या भोजन के द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। फैलता कैसे? जल के द्वारा। हेपेटाइटिस ए ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, और फैलने का संचरण का तरीका इसका क्या है? जल। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, और इसका जो संचरण का तरीका क्या है? मच्छर। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेस रोग का कारक है। मतलब कि रॉबर्ट कोच ने क्या किया? रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेस रोग का कारक है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? बैसिलिस एंथ्रेसिस नामक का एक जीवाणु था जिसकी खोज की, जो किस रोग का कारक था? एंथ्रेस रोग का कारक था। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग का कारक नहीं है, बल्कि अन्य जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए इंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। मतलब क्या है कि जो इंथ्रेस है वो मनुष्य एवं मवेशियों के अंदर, दोनों के अंदर पाए जाने वाला एक भयानक रोग है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय के अंदर क्या होता है? जो खुर एवं मुंह का जो रोग है वो वायरस के द्वारा होता है। नींबू कंकेकर जीवाणु, मतलब कि जो पादप का रोग है वो कौन सा है? नींबू कंकेकर किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। संचरण का तरीका इसका वायु है। गेहूं की रस्ट किसके द्वारा होती है? सूक्ष्मजीव। भिंडी की पीत, ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ये मतलब नहीं कि किसके द्वारा होता है, ये पूछ सकता है कि नींबू कैंकर किसका रोग है? नींबू का। गेहूं की रस्ट, ये तो आपको पता चल गया, ये ऐसे नहीं पूछेगा, ये ऐसे ही पूछेगा कि नींबू कंकर किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा। भिंडी की पीत वायरस के द्वारा। उनके फैलने का तरीका क्या है? ये जो सामने लिख रखा है कि नींबू कैंकर वायु द्वारा, गेहूं की रस्ट वायु एवं बीज, भिंडी की पीत कीट के द्वारा। खाद्य विषाक्तन, मतलब कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है दोस्तों? कभी कभी जब हमारा जो भोजन होता है वो क्या होता, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो हमारा भोजन होता है विषाक्त, मतलब कि जहरीला हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ, मतलब कि जो हमारा भोजन है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, करते हैं, या भोजन को विषाक्त बना देता है, मतलब कि विषैला बना देता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मतलब कि जो हमारा जो भोजन होता है उसके अंदर जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं? विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है अथवा कभी कभी इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तेल एवं नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें प्रेरक्षक कहते हैं। मतलब क्या होता है? जो तेल और नमक है उसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रेरक्षक। सोडियम बेंजोइट तथा सोडियम मेटाबाइट सल्फेट सामान्य परीक्षक हैं। जैम एवं शक्वेश बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। मतलब सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइट सल्फाइट सामान्य परिरक्षक हैं। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैम और जो शक्वेश होते हैं, मतलब जो हमारा जैम वगैरह नहीं होते उनको बनाने के लिए इनका क्या किया जाता है? जो खाने के जैम होते हैं उनको लंबे समय तक रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइट सल्फेट का। नमक द्वारा परीक्षण, सामान्य नमक का उपयोग मांस या मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा। मतलब कि क्या होता है? जो नमक का उपयोग है
नमक का उपयोग मांस एवं मछली को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी लंबे समय से इसका प्रयोग किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में ढक दिया जाता है। नमक का उपयोग आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। मतलब नमक का प्रयोग मछली और मांस को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी समय से किया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जाता है, मछली और मांस को सूखे नमक के अंदर ढक दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी समय तक खराब नहीं होते। और नमक का उपयोग आम, आंवला तथा इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। मतलब जो नमक होता है उसका प्रयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। आगे देखिए, चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। मतलब जैम, जेली एवं स्क्वैश होता है उसका परिरक्षण चीनी द्वारा भी किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। मतलब जो चीनी के प्रयोग से क्या होता है, जो खाद्य पदार्थों के अंदर जो नमी होती है उसके अंदर कमी आती है, और जिससे संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। मतलब कि तेल और सिरका जो होता है उसके द्वारा परिरक्षण कैसे किया जाता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। जो तेल होता है उसका, तेल एवं सिरका, मतलब जो तेल और सिरका होता है उसका प्रयोग अचार को संदूषण से, मतलब अचार को संदूषण खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। तेल और सिरके के अंदर क्या होता है, जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण भी इस विधि द्वारा किया जा सकता है। मतलब सिरके और तेल के द्वारा फल, मछलियां और मांस का परिरक्षण भी किया जा सकता है। गर्म एवं ठंडा करना। मतलब कि गर्म करने पर भी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और ठंडा करने पर भी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और उनकी वृद्धि नहीं होती। मतलब कि कम ताप पर भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। पाश्चर्यकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। पाश्चर्यकृत जो अपने जो दूध लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है पाश्चर्यकृत मिल्क। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि दूध को एकदम 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं, जिसके कारण गर्म करते हैं और एकदम से बिल्कुल ठंडा कर देते हैं उसको, जिससे क्या होता है कि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चर्यकृत कहा जाता है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चर्यकृत कहते हैं। मतलब पाश्चर्यकृत क्या होता है कि दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के बीच में गर्म रखा जाता है, फिर उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया खोज किसने करी थी, लुईस पाश्चर ने, और इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, पाश्चरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु जो ल्यूगम पौधे मतलब कि दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये पूछ लेगा कि कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर सहायक होता है, तो ये है राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर सहायक होते हैं। राइजोबियम लेगुमस पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, जो राइजोबियम जो दलहन के जो दालों के जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों के अंदर रहते हैं। जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। मतलब कभी कभी जो हमारी जो बिजली पड़ती है या जो तड़ित होती है उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन चक्र क्या है, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता। मतलब ये क्या बता रहा है कि जो हमारे वातावरण के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक, मतलब सभी सजीवों के लिए जरूरी है, आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होती है। मतलब किस रूप में उपस्थित होती है, प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होती है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, नीले रेशे वाले वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं। ये क्या बता रहा है कि जो
पौधे होते हैं वे नाइट्रोजन का सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाते, सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रोजन यौगिक के अंदर बदल देते हैं। और जब नाइट्रोजन यौगिक इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, पौधे उसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसी के पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर रहने वाले जंतुओं से प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि जो हमारे वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन का पौधे प्रयोग नहीं कर सकते। तो नीले हरे जो जीवाणु व जीवाणु और नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के अंदर बदल देते हैं। और जब पौधे क्या करते हैं, फिर उस नाइट्रोजन यौगिक का प्रयोग अपने जड़ तंत्र के द्वारा करते हैं। और जो पौधों के ऊपर जो जीवित रहते हैं, जैसे कि मनुष्य है या कोई अन्य जंतु है जो पौधों से अपने उत्पाद लेते हैं, खाने के लिए भोजन लेते हैं, उनके अंदर प्रोटीन एवं अन्य रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। मतलब क्या होता है, जब पौधे मर जाते हैं या फसल को खेत के अंदर मतलब कि बहा दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनी अवशिष्ट को जो अवशिष्ट है हो गया नाइट्रोजनी, मतलब कि जो पौधे हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनी यौगिक के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पौधे उसका पुनः उपयोग होता है। कुछ अवशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती। मतलब कि क्या होता है, जब जो पौधे मर जाते हैं या उनको काट दिया जाता है या मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है, तो क्या करते हैं, जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल हैं, कुछ को तो नाइट्रोजनी यौगिक के अंदर मिला देते हैं, जिसका पौधे पुनः उपयोग कर लेते हैं। और कुछ को क्या करते हैं, कुछ को मतलब कि कुछ जो होती है उसे नाइट्रोजन के अंदर बदल देते हैं, नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इस प्रकार ये जो था नाइट्रोजन चक्कर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 8th क्लास का सेकंड लेसन। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।